आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। इज इट विजिबल? यस सर। चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम अतुल दुबे, फैकल्टी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो आज हम हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। तो एज यू ऑल नो कि हाईवे इंजीनियरिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, इसे हम थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा एक जनरल टर्म में समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ेंगे, आपको क्या समझ में आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, किस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझते हैं। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना वाला जो सिस्टम होता है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो गुड्स को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस मोड से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है उस बेसिस पे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं: हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एंड टनल इंजीनियरिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग। इज इट क्लियर? अब देखिए, किसी भी देश, वो कोई सा भी देश हो, स्पेशली इंडिया की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री है, किसी भी देश के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत आवश्यक होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उस कंट्री की ग्रोथ उतनी ही तेजी से होती है, उतने ही अच्छे से होती है, स्मूथली तरीके से होती है, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। तो जैसे कि किसी भी देश के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक देश के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आवश्यक है। उसी अनुसार, उसी के एनालॉगस यह सब्जेक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब ट्रांसपोर्टेशन, यदि हम एज अ होल इन पांचों सब्जेक्ट की बात करें या पांचों इन एरिया की बात करें, तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है, या यदि हम इन जनरल हाईवे को देखें, तो हाईवे जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हाईवे हम देखते होंगे कि ज्यादातर जो सामान होता है वो हाईवे के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जब वेटेज होता है, तो एग्जाम में भी हाईवे का उतना ज्यादा ही वेटेज होता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि जो हाईवे के कॉन्सेप्ट हैं वही कहीं ना कहीं रेलवे और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में काम में आते हैं। तो यदि हम एसएससी, व्यापम और पीएससी एई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में देखें, तो एक सेकेंड, तो एई लेवल के जैसे एसएससी जेई में 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के टेक्निकल पोर्शन में। तो वहां से लगभग 8 से लेके 10, 12, 15 नंबर तक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हाईवे, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के होते हैं। इन जनरली हम 12 नंबर तक देखें, 8 से लेके 12 नंबर जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के आते हैं। व्यापम में भी हम देखें तो व्यापम में भी लगभग सेम पैटर्न होता है। लगभग 7 से लेके 12-13 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीएससी जो अभी तक के ए के एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था। तो यदि हम आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देखें तो इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। 10% वेटेज किसी सब्जेक्ट का बहुत बड़ा वेटेज माना जाता है। यदि इसे हम कंपेयर करें इस सब्जेक्ट के सिलेबस के वॉल्यूम से, तो कंपैरेटिवली इस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कम है। यदि हम दूसरे सब्जेक्ट से देखें कम है, बट इसका एग्जाम में वेटेज काफी ज्यादा है। और पर्टिकुलरली यदि हाईवे पढ़ूंगा, हाईवे इंजीनियरिंग से, हाईवे इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, वो लगभग 90-80% से लेके
90% तक वेरी करता है, 75 भी हो सकता है कहीं, तो 75 से लेके 90% तक वेरी करता है। ये अकेले क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं हाईवे इंजीनियरिंग से, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टॉपिक। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पे सभी को ये चीज क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्क्रीन शेयरिंग में, या ऑडियो क्लियर नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को भी कि आवाज सही से नहीं आ रही हो, या और भी कोई दिक्कत हो तो एनीवन कैन रेज द वॉइस। अच्छा, आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो आपको काफ़ी आराम से रिलैक्स होके बैठना है, सुनना है क्लास को, नोट करना है जो भी मैं डाटा आपको बताऊंगा। आज आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन चलेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, हाईवे इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्शन चलेगा। यहाँ पर बहुत जो मैं आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। तो सबसे पहले जब हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है कि हाईवे को हम हाईवे क्यों कहते हैं? वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाईवे। हाईवे को हम हाईवे क्यों कहते हैं? इसे हम हाईवे क्यों कहते हैं? तो देखिए, वैसे तो हाईवे को हाईवे कहने के कई सारे रीजन हैं, बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हाईवे को हाईवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हाईवे की जो रोड होती है उसे हम प्रेफर करते हैं ओवर द एम्बैंकमेंट पे कंस्ट्रक्ट करना। मतलब हाईवे की रोड को प्रेफर करते हैं हम कि उसे एम्बैंकमेंट के ऊपर बनाया जाए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं सो दैट देयर विल बी नो ड्रेनेज प्रॉब्लम अगेंस्ट फ्लड लेवल। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज प्रॉब्लम ना हो। यदि बरसात होती है तो पानी, जो बरसात का पानी, वो इजिली पेवमेंट के मटेरियल से, पेवमेंट के सरफेस से इजिली ड्रेन आउट हो सके, आसानी से ड्रेन हो सके, नीचे जा सके। फ्लड लेवल का मतलब, फ्लड लेवल से हम कैसे सेव करते हैं इसको, कि जो आरएल रखते हैं हाईवे का, रिड्यूस लेवल जो हाईवे का रखते हैं, आपने ये सर्वे में पढ़ा होगा, हाईवे आरएल जो रखते हैं उससे हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर रखा जाता है, हाई रखा जाता है, सो दैट जो हमारा हाईवे होता है, हाईवे की जो रोड होती है वो सेफ होती है अगेंस्ट द फ्लड लेवल। अभी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाईवे को समझते हैं कि हाईवे कैसे पुराने समय से लेके कैसे इन्वेंशन चालू हुआ हाईवे का, और कैसे हम आज जो सिस्टम है हाईवे का वहां तक कैसे पहुंचे। यहाँ से ऐसे एग्जाम में एसएससी जेई एग्जाम हो गया, व्यापम एग्जाम हो गया, पीएससी या कोई भी स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम होते हैं, ए या जेई लेवल के, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेडली एक से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि रोमन कंस्ट्रक्शन में क्या फीचर्स थे, रोमन के बाद कौन सा आया, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। तो ये एक बार हम इसे देख लेते हैं ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो वी कैन इजिली डील विद। सबसे पहले यदि हम हाईवे की बात करें तो हाईवे के डेवलपमेंट का जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे ज्यादा दिया जाता है रोमन्स रोड को, रोमन्स कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। सबसे पहले रोमन्स थे जिन्होंने रोड को डेवलपमेंट, हाईवे को डेवलपमेंट करने का काम किया, रोड को डेवलप करने का काम किया। उसके पहले क्या होता था, लोग जो है वो एक दूसरे के फुटप्रिंट पे चलते थे। एक आदमी गुजर गया, उसका कुछ फुटप्रिंट बना, उसके बाद दूसरा आदमी गुजर गया, ऐसे ऐसे करके एक पाथ बन जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो लोग बाग मैं अपने जो घोड़े हो गए, कैमल्स हो गए, उन पे, मतलब कि बेसिकली कहें तो जानवर, उनके ऊपर चल के वो उस रास्ते पे जाते थे और एक पाथवे एक फॉर्म होता जाता था। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इन्वेंशन होते गए, व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तब यहाँ पे लोगों को समझ में आया कि वहां पे केवल पाथवे से काम नहीं चलेगा, हमें एक स्मूथ पेमेंट देने की आवश्यकता है। हमें एक स्मूथ पेमेंट देना होगा, एक स्मूथ सरफेस देना होगा जिस पे कि पहिया है, जो व्हील है, वो इजिली उस पर रन कर पाए। तो ये जो आइडिया था वो सबसे पहले आया रोमन्स के दिमाग में। हालांकि इसके पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में भी रोड के कई साक्ष्य मिलते हैं,
जिसे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में लेटर ऑन। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोमन कंस्ट्रक्शन को, रोमन रोड को। इस स्लाइड पर हम वापस लौटेंगे। पहले हम समझते हैं रोमन रोड को। रोमन का जो कंस्ट्रक्शन था वो कैसा कंस्ट्रक्शन था। तो सबसे पहले आप समझ लो इस बात को कि जो रोमन्स का कंस्ट्रक्शन था ये रोमन सिविलाइजेशन के आसपास हुआ था। ये लगभग था 312 बीसी में। 310 बीसी के टाइम इन्होंने चालू किया था कंस्ट्रक्शन। कैसा कंस्ट्रक्शन किया था उन्होंने, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस ग्राउंड लेवल को एक्सकेवेट किया, जो हम अभी भी करते हैं। ग्राउंड लेवल को एक्सकेवेट किया और उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे साइड में दिया, ताकि यहाँ का मटेरियल जो है वो रोड पे ना आ सके, या ये जो हम पेवमेंट बनाने वाले हैं वो इस रोड के इस मटेरियल के अगेंस्ट सेफ रहे। तो उन्होंने एक बड़ा सा स्टोन दिया जिसको बोला जाता है कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन दिया था इन्होंने, जिसको हमने कर्व बोला, और ये फीचर हम आज भी यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कर्व देने का। फिर उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स ऊपर लगाए। स्टार्ट करते हैं वैसे नीचे से। नीचे सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स बनाए। उनका ऐसा मानना था कि यदि हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो उन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स लगाए, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स जिन्हें कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रेस्ड स्टोन लगाए, एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज के स्टोन्स को कट करके यहाँ पे उन्होंने प्लेस किया। उसके बाद स्टोन विथ लाइम कंक्रीट, यहाँ पे स्टोन दिया विथ लाइम कंक्रीट के साथ, स्टोन विथ लाइम के साथ। देन उन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स लगाए जो कि एक स्मूथ सरफेस यहाँ पे दे पाए, स्मूथ सरफेस यहाँ पे व्हील के लिए दे पाए। तो ऐसा कुछ था रोमन कंस्ट्रक्शन। बाकी इसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। जब हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को देखेंगे तब हम उसको देखेंगे कि कितना क्या स्लोप, यहाँ पे तो वैसे स्लोप इन्हें दिया नहीं था बट फिर भी। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा स्टोन दिया था जिसे टेक्निकली कर्व कहा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए थे सबसे नीचे वाली लेयर में। फिर उसके बाद ड्रेस्ड स्टोन दिए थे, उसके ऊपर स्टोन था विथ लाइम कॉन्क्रीटिंग के साथ, और फिर सबसे ऊपर दिए थे स्टोन। देखिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी नहीं है कि ये इस लेयर में क्या था, इस लेयर में क्या था, इस लेयर में क्या था। बस आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सबसे ऊपर जो स्टोन था और जो सबसे नीचे जो स्टोन था, ऊपर जो था वो स्मूथ सरफेस देने के लिए था, और नीचे उन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए थे। इसकी अच्छे अच्छे फीचर्स क्या थे, कुछ अच्छे फीचर्स क्या थे जो अभी तक यूज में हम लाते हैं, वो था कि इन्होंने कर्व दिया था जो कि बहुत अच्छी बात थी, जैसे हम आज भी यूज में लाते हैं। और पेमेंट की जो कंस्ट्रक्शन किया था वो पेमेंट का कंस्ट्रक्शन किया था लेयर में, जो आज भी जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाईवे रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो भी हम लेयर्स में करते हैं। बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ इसकी कमियां थी। वो क्या थी कि इन्होंने कोई क्रॉस स्लोप नहीं दिया था, मतलब कि यदि बरसात का पानी यहाँ पे आता था तो वो यहाँ पे जमा हो जाता था, वो यहाँ से ड्रेन आउट नहीं हो पाता था। कोई भी क्रॉस नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, मतलब कि यहाँ पे पानी आके जमा हो गया तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस पानी को हम दूर कहीं इसको ले जा सके। यहाँ से पानी जमा हो जाता था। और लार्ज फाउंडेशन स्टोन दिए थे बॉटम में, जिसकी जरूरत नहीं थी। ये हमको बाद में पता चला था, मतलब कि रोमन्स को बाद में पता चला था, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तब हमें पता चला कि ये जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स देने की बॉटम लेयर में कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। बट पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन था। तो हेयर यहाँ पे हम रोमन कंस्ट्रक्शन को मतलब जो देखा है उसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यार अपने कॉपी पेन में लिख सकते हो। तो ये इट्स ऑल अबाउट रोमन कंस्ट्रक्शन। रोमन कंस्ट्रक्शन के बाद आता है ट्रसा गेट कंस्ट्रक्शन। अब जब लोगों को कुछ एहसास हुआ कि कैसे कैसे इसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके बाद ट्रसा गेट कंस्ट्रक्शन आया। ट्रसा गेट कंस्ट्रक्शन था लगभग 1764 एडी के आसपास था। ये एडी के आसपास था ये। मतलब यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो यहाँ पे सन याद रखना ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सन ही याद होना चाहिए, बस आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे पहले था रोमन, फिर उसके बाद ट्रसा गेट आया था। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या अच्छी चीज दी थी, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस स्लोप दिया था, सो दैट बरसात का पानी यदि यहाँ पे आता था तो वो इजिली ड्रेन हो जाता था और साइड ड्रेन में चला जाता था। ये साइड ड्रेन था यहाँ से, जो कि एक
प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम था, जिसे हम आज भी यूज करते हैं। यदि आप किसी हिल एरियाज में जाओगे या ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे नालियाँ नहीं दे सकती, वहाँ पे एक प्रॉपरली साइड ड्रेन सिस्टम को भी दिया जाता है अलॉन्ग विथ हाईवे रोड। और उसके साथ जो भी मटेरियल का यूज़ किया था लेयर बाय लेयर, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले लेयर में था लाइम कंक्रीट विथ स्टोन, टेस्ट स्टोन, लाइम स्टोन, एंड देन यहाँ पे भी उन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन दिए हुए थे। अच्छी बात जो दी थी वो था कर्व, और उसके बाद जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे, वो जो फीचर्स थे वो थे क्रॉस स्लोप उन्होंने दिया था और साइड ड्रेन दी थी। बल्कि जो यदि इनकी लिमिटेशंस की बात की जाए, इनके ड्रॉबैक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से लार्ज फाउंडेशन स्टोन दे दिए थे बॉटम में, जिसकी जरूरत नहीं थी। और कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं दिया था इन लोअर लेयर में, मतलब पहली वाली लेयर में तो दे दिया, पर नीचे वाली लेयर में कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं दिया था। यदि नीचे वाली लेयर में कोई कैसे भी पानी आता है यहाँ से, तो वो वहीं पर रह जाता था। और दूसरा कारण यह, दूसरी दिक्कत क्या थी इसके साथ, कि यहाँ की थिकनेस बहुत कम है, यहाँ की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, सो दैट ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ट्रेसा गेट के बाद मेटा ओके, ट्रेसा गेट के बाद आए थे मेटकॉफ। मेटकॉफ लगभग 18th सेंचुरी में थे, जिनको हमें बहुत अभी यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। बाकी इस बात को आप ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा कि किसके बाद क्या हुआ था, किसके बाद क्या हुआ था। बट टेक्निकल टर्म में देखें, डेवलपमेंट के टर्म में देखें, तो ट्रेसा गेट के बाद हम टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ने क्या इंप्रूवमेंट किया था, क्या डेवलपमेंट किया था? उन्होंने जो लेयर्स थी, लेयर्स में भी, नीचे वाली लेयर्स में भी उन्होंने क्रॉस स्लोप दे दिया था, सो दैट जो भी नीचे पानी यदि आता था तो वो इजीली ड्रेन आउट हो सकता था। और यूनिफॉर्म जो थिकनेस थी, पेवमेंट की लेयर की थिकनेस थी, वो यूनिफॉर्म हो गई थी। और जो मटेरियल थे वो यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, लाइम कंक्रीट था, ड्रेस्ड स्टोन था। और यहाँ पे पर एक दिक्कत यहाँ पे फिर से वही उन्होंने दोहरा दी थी कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम पे दिए गए थे। ये लार्ज फाउंडेशन स्टोन एट बॉटम पे देने की जरूरत क्यों नहीं थी, इसे हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये देने की जरूरत क्यों नहीं थी। बेसिकली यदि मैं आपको एक आइडिया के तौर पर बताऊं, तो क्या होता है कि जब ये पहिया यहाँ पे होता है, पहिए मतलब कि ये व्हील है और ये पेवमेंट है, सरफेस है, तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि एरिया कम है, तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये अपने फॉर्म में पड़ा होगा। फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, यहाँ पे क्या हो, स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। नीचे यदि एरिया ज़्यादा है, तो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, लोड अपॉन एरिया, मैथमेटिकल टर्म में देखें। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, मतलब स्ट्रेस का यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा एरिया में फैल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कम स्ट्रेंथ का मटेरियल भी देंगे, तो वो इस जो पर्टिकुलर यहाँ व्हील से जो लोड आ रहा है उसे वो वियर कर लेगा। ये जॉन मैकाडेम ने बताया था। तो उन्होंने यहाँ पे ये जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन थे, इसको रिप्लेस कर दिया गया था सब ग्रेड मटेरियल से। सब ग्रेड मटेरियल कुछ नहीं होता, वही अर्दन सॉइल होती है, जो जिस वहाँ पे साइड पे जो अवेलेबल होती है सॉइल, उसे ही हम सब ग्रेड सॉइल कहते हैं। बाकी इन सारी लेयर्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे पेमेंट डिज़ाइन वाले चैप्टर में। अभी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये सब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हुआ था रोमन कंस्ट्रक्शन से शुरुआत हुई। रोमन कंस्ट्रक्शन ने क्या किया था, यहाँ पे कर्व दिए थे, बट यहाँ पे कोई भी उन्होंने क्रॉस स्लोप नहीं दिया था। फिर आए थे ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन ने कहते कर्व तो दिया ही दिया है, बट उन्होंने क्रॉस स्लोप दे दिया था। पर कहाँ दिया था ये क्रॉस स्लोप? केवल टॉप मोस्ट लेयर में, नीचे वाली लेयर में कोई क्रॉस स्लोप नहीं दिया था। साइड ड्रेन दे दी थी, ये अच्छी बात थी। फिर उसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन आया, तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ने क्या किया, जो इसके पहले ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन ने क्या किया था, जो साइड स्लोप यहाँ पे क्रॉस स्लोप दिया था, उन्होंने क्या किया कि सारी लेयर में, नीचे जितनी भी लेयर है उनमें भी साइड स्लोप दे दिया, और बाजू में एक साइड ड्रेन की भी व्यवस्था कर दी। साइड ड्रेन का भी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे लाया, दोनों ने। ट्रेसा गेट के बाद टेलफोर्ड, एंड फिर उसके बाद आए जॉन मैकाडेम।
तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। रोमन, ट्रेसागेट, टेलफोर्ड और जॉन मैकडम, यहाँ पे एक मेटकॉफ भी आए थे जो टी एम मतलब कि ट्रेसागेट के बाद थे। याद रहेंगे ये सब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे आप मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है किसी किसी को कि ये टेलफोर्ड या ट्रेसागेट पहले कौन आया था, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखने की एक ट्रिक यदि मैं आपको बताऊं तो फोर्ड एक कंपनी का नाम है, एक गाड़ी की कंपनी का नाम है, जिसका कार की कंपनी का नाम है। और गेट, तो पहले गेट खुलता है फिर उसके बाद कार आती है, ठीक है। पहले गेट खोलेगा, जैसा गेट से गेट खोलेगा, फिर उसके बाद कार आएगी, फोर्ड कंपनी की कार आएगी। तो यहाँ पे हमने एक डेवलपमेंट देख लिया इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कैसे जो रोड्स हैं वो डेवलप होती गई और कैसे उसका मतलब एक तरह से अपन देखें तो इंजीनियरिंग में कैसे विकास हुआ रोड्स का। फिर उसके बाद फिर से हम उस स्लाइड्स पर वापस लौटते हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, ये सेकंड स्लाइड से। रोमन रोड ने रोमन रोड ने चालू किया था 312 बीसी में, ऐसे हमको हिस्ट्री से पता चलता है। बट यदि हम इंडिया में देखें, इंडिया में कैसे रोड का डेवलपमेंट हुआ, तो यदि हम एंशंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो प्राचीन भारत में भी जब एक्सकवेशन किया गया सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक्सकवेशन किया था, तो वहां पर भी रोड के साक्ष्य मिलते हैं, सड़क के साक्ष्य मिलते हैं उस सिविलाइजेशन में भी। इसका मतलब था कि वहां पर भी उन्होंने रोड का विकास कर दिया था, बट उसके कोई लिखित प्रूफ नहीं है, सच प्रूफ नहीं है, इसलिए उसे इतनी ज्यादा वो नहीं दी जाती, महत्वता नहीं दी जाती। बट भारत में रोड का विकास काफी पहले से हो चुका था। फिर उसके बाद कहाँ ये 300 बीसी की बात है और ये एंशंट हिस्ट्री की बात है, एंशंट इंडिया की बात है। फिर भारत में जब मुगल्स आए, तो मुगल्स में भी अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए रोडों का निर्माण किया, हाईवेज का निर्माण किया, हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया। देन उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तो यहाँ पे रोड सिस्टम ट्रांसपोर्ट मतलब पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काफी डेवलपमेंट किया ब्रिटिशर्स ने। वो उन्होंने अपने देश के लिए नहीं किया कि इंडिया के लिए किया हो, ये उन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किया था। उनको पता था कि भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो बिजनेस भी काफी अच्छे से किया जा सकता है, बिजनेस भी उतने ईजी तरीके से किया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश जो रूल्स आया था, ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काफी योगदान दिया, उन्होंने काफी योगदान दिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए फॉर देयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उनके अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। तो इन ब्रिटिशर्स ने रोड तो बनवाई, साथ ही साथ रेलवे का भी आविष्कार, रेलवे भी लेके आए वो भारत में। ये लिखा होगा आपके, रेलवे भी लेके आए। और यदि अब इंडिया में हम रोड की बात करें, इंडिया में हम रोड की बात करें, तो इंडियन रोड के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IRTDA, इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन। जिसका काम क्या था, नाम से ही पता चल रहा है, जिस जिस बॉडी का काम क्या था, इंडियन रोड सिस्टम को डेवलप करना। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ब्रिटिशर्स ने 1927-28 में आइडेंटिफाई किया एक इंडियन इंजीनियर जिसका नाम था MR जयकार, जिनका नाम था MR जयकार। और उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया जयकार कमेटी, जो कि बनाई गई थी अंडर द मतलब IRTDA के सलाह पर, IRTDA की एडवाइस पे IRTDA ने ऐसा बोला था कि हमें एक कमेटी की आवश्यकता है, जिस कारण ब्रिटिशर्स ने MR जयकार, एक जो सिविल इंजीनियर थे, उनको लिया और उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, जयकार कमेटी। इस कमेटी में कई ब्रिटिशर्स भी शामिल थे, कई अंग्रेज लोग भी शामिल थे, जो बनी थी 19, देखिए कई कई एग्जाम में मतलब कई कई बुक में 1927 भी लिखा होता है, कई कई बुक में 1928 भी लिखा होता है, ये दोनों ही सही है। मतलब कि 27 के एंड में और 28 के शुरुआत में ये सब चालू हुआ था।
तो ये दोनों ही आंसर सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा। यदि कोई एक आता है, मतलब कोई एक ही आएगा इन दोनों में से, तो जो भी आता है या तो 27 या 28 उससे आप टिक कर सकते हैं। जयकार कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी? जयकार कमेटी ने कुछ 4 पॉइंट रखे थे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे थे जो हमें देखना है। पहला पॉइंट था रोड डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। जयकार कमेटी ने बोला था कि जो रोड का जो डेवलपमेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, किसी पर्सनल या किसी पर्सन के इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुद अपने बिजनेस के लिए ये सब करना चाह रहे थे। उन पर उन्होंने बोला था कि हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट उनका था कि एक्स्ट्रा टैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टैक्स की आवश्यकता है। सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी की जरूरत है जो इन सब चीज़ों के टेक्निकल एस्पेक्ट को डील करे, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीज़ों को वो डील करे। एक सेमी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब कि एक पूरा एक रिसर्च विंग होना चाहिए जो हमें रिसर्च करके बताए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस मटेरियल की ज़रूरत है, कौन सा मटेरियल यहाँ पे सही होगा। आप कोई भी चीज़ देखते हो उन सब चीज़ के पीछे एक कोई ना कोई एक रिसर्च विंग जरूर होती है। मोबाइल कंपनी या टीवी की कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, उनकी एक रिसर्च विंग जरूर होती है जो उस कंपनी को, उस बिजनेस को जो अच्छा बनाती है। इस प्रकार उसी, मतलब वही एक कॉन्सेप्ट था जो आज भी हम देखते हैं। यही सब 3 रिकमेंडेशन, ये सब 4 रिकमेंडेशन थी जयकार कमेटी की। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? स्पीड ज्यादा या कम तो नहीं है? देयर एनीवन? ऑल आर म्यूट। समझ में तो आ रहा है ना? हेलो? कोई एक बोल के बता सकता है कि आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसी का मैसेज ही नहीं दिख रहा है। हेलो? आवाज आ रही है ना आप सभी को? चलिए ठीक है। ए, तो जैसा कि जयकार कमेटी की ये 4 रिकमेंडेशन थी, 4 रिकमेंडेशन थी, उन्हीं के आधार पे कुछ और बॉडीज को बनाया गया। और बॉडीज को बनाया गया जैसा, अच्छा ठीक है। चार इन्हीं के आधार पे कुछ बॉडीज को बनाया गया जिनका काम इन्हीं 4 रिकमेंडेशंस की जो डिमांड थी उनको पूरा करना था। क्या क्या थी इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इनके ईयर्स पूछे जाते हैं, ये कब आई थी, कब आई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे बिल्कुल सोचो बिल्कुल हमें रटना है। जैसे आप एक बात समझिए कैसे कैसे कब कब आया था, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम पॉइंट ए को देखें, दिख रहा होगा आपको नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क, आवाज आ रही है ना सभी को? अच्छा सॉरी, सॉरी मैं देख पा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। आ रही है, ओके। चलिए तो इन सभी के हम तो ये जयकार कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी उन्हीं के आधार पर ये कुछ बॉडीज बनाई गई जिनका हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर काम था।
उन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी, उन्हीं की डिमांड को पूरा करना था। सबसे पहला 1931 1930 में 1930 में सेंट्रल रोड फंड बनाया गया, जिसका काम क्या, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल रोड फंड, ऐसी बॉडी जो रोड सेंट्रल रोड के लिए फंड की व्यवस्था करेगी, फंड इकट्ठा करेगी। जिसमें बोला था कि हमें टैक्स लगाना चाहिए फ्यूल पे, क्योंकि कोई भी गाड़ी यदि फ्यूल भरवाएगी तो अल्टीमेटली वो रोड पे ही चलेगी। तो जब फ्यूल भरवाएगी तभी उससे टैक्स ले लिया जाए, टैक्स का कलेक्शन करके उस जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा उन पैसों को हम रोड के डेवलपमेंट में लगाएंगे। अब इसका 20, ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने ये डाटा ऐड किया है यहाँ पे। जो 20% वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 80% है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो भी प्रोपोर्शनल जो है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म। ये जिस स्टेट से जितना ज्यादा रेवेन्यू आता है उस हिसाब से इसे बांटा जाता है। प्रेजेंटली आज की हम बात करें तो ₹2 पर लीटर पेट्रोल और डीजल पे हम टैक्स के रूप में देते हैं फॉर रोड डेवलपमेंट। सेंट्रल रोड फंड 1930, ये 1930 याद रखना, और ये उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी सेंट्रल रोड फंड की। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडियन रोड कांग्रेस को, IRC जैसे हम बोलते हैं, आपने भी नाम सुना होगा IRC, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। और ये इसका जो काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या डिजाइन क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब इंडियन रोड कांग्रेस के डॉक्यूमेंटेशन से हमें पता चलता है। ना तीसरी बॉडी जो एक एक्ट के रूप में जो आया था वो था मोटर व्हीकल एक्ट 1939। मोटर व्हीकल एक्ट नाम से ही पता चल रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट। सेंट्रल रोड फंड 1939। हाँ वही, ये देखिए 19 कहीं कहीं ये चलता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या होता है 1929 और 1930, बट मोस्ट ऑफ दी जो एक्सेप्टेड आंसर है वो 30 है। यदि किसी एग्जाम में ऐसा होता है कि 29 भी आया है, मतलब किसी एग्जाम में होता है कि 30 नहीं आया है, 19 आया है, तो यहाँ से आप इसे टिक कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि जो जो स्टेट लेवल के जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो कई बार क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक से उठा के बना देते हैं, और वही वो आंसर को भी छाप देते हैं। आंसर को जो कमीशन होता है वो भी उसी आंसर को मान लेता है। तो कहीं कहीं इसे 29 भी माना जाता है, किसी किसी बुक में 1929 भी, और किसी बुक में 30 भी है। बट जो मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर है, वहाँ पे ये 1930 को आंसर को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसे मतलब ये, तो यदि आपको ऐसा कुछ याद रहेगा 1930 एग्जाम में 1930 नहीं दिया है, तो वहाँ पे आप 29 को भी टिक करके आंसर लगा सकते हैं, सही माना जाएगा आपका। बट यदि इनके दोनों आते हैं तो 30 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, मोटर व्हीकल एक्ट, नाम से पता चल रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट जो भी गाड़ियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आया था 1939 में। इसमें इसका जो मेन कंट्रोल था, इसमें तीन जो तो वो दिए थे, तीन जो गाइडलाइन थी, तीन जो बातें कही थी, वो जो मुख्य था, बाकी तो बहुत सारा था वो जो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो हमें किसी भी काम में। बट ने कैसे व्हीकल को कंट्रोल करना चाहा वो पॉइंट आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट है कंट्रोल ओवर द ड्राइवर, और ड्राइवर को कंट्रोल करो कि उसका लाइसेंस कैसा होना चाहिए, कब लाइसेंस होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए उसको, कि उसे हम परमिट करें कि वो गाड़ी चला। मेंटल चाहिए कि वो मेंटली स्वस्थ है कि नहीं है, दिमागी वो स्वस्थ है कि नहीं है, गाड़ी चलाने लायक है कि नहीं है। इस करके को कंट्रोल करके उन्होंने व्हीकल के करना चाहा कि जो व्हीकल चलेगा वो उस हिसाब से कंट्रोल होगा। व्हीकल ओनरशिप, व्हीकल खरीदने की जो पावर है या खरीदने की कौन से हर व्यक्ति व्हीकल नहीं खरीदता, इसलिए उसका उतना पैसा होना चाहिए कि वो
हेलो, अभी आ रही है कि क्लियर? हेलो, तो नेट की स्पीड भी ठीक है। अभी अभी कोई चैट में बता, अभी भी नहीं है क्लियर? वीडियो वीडियो क्लियर है, वीडियो सही दिख रहा है। अच्छा, आवाज नहीं दिख रहा, आवाज सही नहीं आ रही है लेकिन। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप बता देना अभी। तो मोटर व्हीकल है कि व्हीकल की ओनरशिप कैसे किसके पास में होना चाहिए, तो ये कई हद तक डिसाइड किया जाता है व्हीकल की प्राइस से। देन व्हीकल ऑपरेशनल रोड टू इन द ट्रैफिक, कि व्हीकल का जो ऑपरेशन, जो व्हीकल जिसे हम तैयार कर रहे हैं, जो भी व्हीकल होगा उसकी क्या डायमेंशन होना चाहिए, कितनी लेंथ होना चाहिए, किस लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए, इस पर्टिकुलर विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्हीकल की लेंथ। ये सारी चीज़ें आई मोटर व्हीकल एक्ट में। या जैसे आप देखते हो कि जो हैचबैक कार्स होती हैं, हैचबैक कार्स के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। यदि आप किसी बड़ी लेंथ में जाना चाहें, सेडान कार्स, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये सब आया था मोटर व्हीकल एक्ट में। बाकी मैं ये जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है, शुरू से लेके आखिरी तक, मैं आपको एक पेज में अभी लास्ट में डिस्कस करके दूंगा। बट अभी भी आप अपने एंड पर इसे नोट जरूर करिए। यदि आपका जो लिखा हुआ होता है वो आपके लिए ज़्यादा समय तक याद रहता है, ज़्यादा समय तक आप उसे पढ़ सकते हैं, और रिवाइज करने के टाइम पे भी आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वही अल्टीमेटली आपको सबसे ज़्यादा सहायता देते हैं। किसी दूसरे के वो उतना आपको एक्टर नहीं लगेंगे जितने खुद के होते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को नोट करते जाएं, और यदि किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो तो आप उसे जरूर पूछें। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट जब आया तो सर्टेन हाईवेज को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया। नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया मतलब कि जो भी हाईवेज हैं, जो भी रोड्स हैं जो हाईवे के अंतर्गत आती हैं, उन रोडों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनमें पैसा लगने वाला है, वो सब किसकी जिम्मेदारी हो गई अब? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, नेशनल गवर्नमेंट की हो गई, गवर्नमेंट जो नेशनल में रूल कर रही है। ये कब आया था? 1956 में। ध्यान दीजिए, इसके पहले के जितने भी एक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज बनी है, जितने भी काम हुए हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंस के पहले हुए हैं, आज़ादी के पहले हुए हैं, जो गवर्नमेंट जो किसने किए थे? ब्रिटिशर्स ने किए थे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक इंडिया को डेवलप करने का काम किया था, बट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, नॉट फॉर आर इंटरेस्ट। सेंट्रल रोड फंड हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर बाद जब इंडिया आए तो इंडियंस ने ये बनाया अपना नेशनल हाईवे एक्ट बनाया, जिसमें कई सारे हाईवेज को जो कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें इसके पास में दे दिया। वो गवर्नमेंट जो कि नेशनल यानी कि नेशनल लेवल पर रूल कर रही होती है। एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज व्हाट? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि आज़ादी के बाद फॉर्म हुआ 1951 में। 1951 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से ही क्लियर है कि इसका काम क्या होगा। इसका काम क्या होगा? हाईवे से रिलेटेड जो भी रिसर्च के काम होंगे वो ये बॉडी देखेगी। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सब चीज़ों की टेक केयर करेगी। इसका काम है क्या? रिसर्च करना। और हाईवे किन पर रिसर्च करना? जो भी हाईवे के मटेरियल्स हैं उन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना। एक जो पार्ट है, जो एक इंडियन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या टाइमलाइन चली, उसे हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अभी हम 20 ईयर प्लान को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या 20 ईयर प्लान आया। जहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी चालू होगी। यहाँ तक जो भी हम पढ़ रहे थे ऐसा था कि एक कहानी के रूप में पढ़ रहे थे, कब क्या 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 हुआ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डाटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और उसमें थोड़ी सी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो यू कैन आस्क। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, 5-10 सेकेंड का। 10 सेकेंड में वेट करता हूँ। यदि आपके यहाँ कोई दिक्कत है, कोई भी टेक्निकल इशू है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है आपको? एक बार कंफर्म करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है तो।
आवाज़ सही आ रही है आपको? तो एक बार आप कंफर्म करके बता दीजिए। एक कोई भी मतलब, चलिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो? चलिए स्टार्ट 20 ईयर्स प्लान को। 20 ईयर्स प्लान को तो ये भी जो चालू हुआ, ये हुआ था 1943 में, इंग्लिश के समय, ब्रिटिशर के समय। यहाँ पर क्या हुआ था इस टाइम 1943 में, सारे स्टेट के, पहले स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता था, वो सारे स्टेट के जो चीफ इंजीनियर्स थे, वो एक उन्होंने नागपुर में कॉन्फ्रेंस की थी, सारे के सारे चीफ इंजीनियर्स आए थे, नागपुर में बैठे थे, और उन्होंने कुछ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि यहाँ पे हाईवे के डेवलपमेंट के लिए हम अब 20-20 साल का टारगेट लेते हैं, 20-20 साल का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उस हिसाब से हम इंडियन रोड को डेवलप करेंगे। तो वो जो कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस जानी जाती है नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है। और सबसे पहला प्लान वहां पे उन्होंने लॉन्च किया, जो जिसका नाम दिया नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान का जो नागपुर रोड नागपुर नागपुर रोड प्लान का जो वो था 1943 से, कितना होगा, 20 साल, 20 साल जोड़ लो, कितना होगा, 63, 1963, इज इट क्लियर? पर इस दौरान हम हो गए थे आज़ाद, हमारे देश को मिल गई थी आज़ादी, और हमारे देश के लोग बड़े खुश थे। और जब कोई आदमी खुश होता है, एक्साइटेड, उसमें बहुत एक्साइटेड होता है वो, जब कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड होता है तो वो काम को पहले से ही खत्म कर लेता है, पहले टाइम पीरियड में खत्म कर लेता है। यदि मान के चलो आप बहुत एक्साइटेड हो व्यापम को लेके, सब इंजीनियर को लेके, तो आप अपने सिलेबस को पहले ही कवर कर लोगे एग्जाम के पहले ही से, ऐसा होता है जब आप खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो। तो सेम यही हुआ भारत के साथ। 74 में इंडिपेंडेंस मिल गई, हम सब आज़ाद हो गए, लोग एक्साइटेड थे, और 1-2 साल पहले ही इस पूरे प्लान को उन्होंने कवर करके खत्म कर दिया। 2 साल पहले ही पूरे प्लान के जितने भी टारगेट थे उन सबको अचीव कर लिया। तो यह जो रोड प्लान था, उसका डिसाइडेड था, वो था 1943 से 63, पर ये कंप्लीट कब हो गया था, 61 में कंप्लीट हो चुका था। क्या क्या टारगेट थे वो देखते हैं। जो ट्रैफिक, जो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन की बात कही थी, वो बोली थी कि 100 किलोमीटर की रोड होना चाहिए पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में। देखने में काफ़ी कम लग रही है, 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया लें, 100 किलोमीटर स्क्वायर का दिया हम एरिया लें, उसमें रोड की लेंथ कितनी होना चाहिए, 16 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर पर। उस टाइम पे ये भी एक तो बड़ा टास्क था जिसे कंप्लीट किया। और जो रोड का पैटर्न होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। व्हाट इज स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, दैट विल डिस्कस लेटर। इसे हम मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्टार और ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, ठीक है। नागपुर रोड प्लान में ट्रैफिक, ये डेंसिटी आपको याद रखना है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 16 किलोमीटर की रोड बनाना थी 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। देन उसके बाद सेकंड जो प्लान था वो था बॉम्बे रोड प्लान। तो नागपुर से गए हम बॉम्बे, और जो डेंसिटी थी रोड की वो जस्ट कर दी गई यहाँ पे डबल, 16-32, 16 × 2 = 32 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई एक्सप्रेस वे बनाने की बात नहीं की थी, बट बॉम्बे रोड प्लान में यहाँ पे 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने की बात की थी, और ये चला पूरा 20 साल, ठीक है। इसका टाइम कितना होगा, 61 से लेके, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1961 से लेके 81। देन 81 के बाद 2001 तक आया लखनऊ रोड प्लान। इसमें ट्रैफिक की डेंसिटी कितनी कर दी गई थी, ट्रैफिक रोड की डेंसिटी कितनी कर दी गई थी, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को भी इंक्लूड किया गया। अच्छा, इस ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान में ट्रैफिक सबसे पहले तो ये 2 साल पहले खत्म हो गया था, 43 से 61 तक चला था, और उसमें ट्रैफिक डेंसिटी या ट्रैफिक जो रोड थी उनकी रोड की डेंसिटी कितनी टारगेट की गई थी, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर। बॉम्बे में डबल कर दी गई, और लखनऊ में इसे कर दिया गया 82। पहले कोई भी एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट नहीं था,
सेकंड में बॉम्बे में एक्सप्रेस वे को हमने इंक्लूड किया 1600 किलोमीटर, और लखनऊ में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को हमने इंक्लूड किया। और एक्सप्रेस वे डेफिनेशन क्या होती है इसे भी हम अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वैसे तो आप एक्सप्रेस वे पता होगा, जहाँ पे मतलब नाम से ही पता चलता है काफ़ी तेज रफ्तार से जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं तो हम एक्सप्रेस वे कहते हैं। एक बार इनको हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, सो दैट आपको ये रिमेंबर करना, याद करना इजी हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो आप इसे एक बार देख लो। यहाँ पे किसी भी कोई भी डाउट हो, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, डाटा समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप वैसे ये है 43, तो आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो। बाकी आप चैट में मुझे बताइए कि ये जो जैसे नोट्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये आपको अच्छा लग रहा है, मतलब समझने में आसान है, दिख रहा है कि वैसे टाइप करके वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो अच्छा रहेगा उस तरीके से चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये जो आपको में आपको क्लियरिटी है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दैट हम उसे, क्योंकि ऑनलाइन में बॉम्बे रोड, थैंक यू। शुभम शुभम इज आस्किंग बॉम्बे में पैटर्न नहीं आता। बॉम्बे में देखिए, ओके थैंक यू। बॉम्बे में रोड पैटर्न स्टार, यहाँ पे स्टार ग्रिड था, यहाँ पे भी उसी रोड पैटर्न को फॉलो किया गया था, बदलाव में उनको चेंज किया गया था। उसे हम करेंगे रोड पैटर्न वाली क्लास में जो कल डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे स्टार ग्रिड, यहाँ पे स्टार ग्रिड पैटर्न था, यहाँ पे रेडियल पैटर्न को भी इंट्रोड्यूस किया था लखनऊ रोड प्लान में। इज इट क्लियर शुभम? बॉम्बे रोड प्लान में भी सेम रोड पैटर्न को अपन ने इंक्लूड किया था, मतलब उन्होंने इंक्लूड किया था। देन लखनऊ रोड प्लान में से हमने चेंज किया था रोड। जब मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चीज़ों को लेके कि स्टार रेड पैटर्न क्या है। एक बार मैंने आपको तो यहाँ पे ठीक है। तो ये सारी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, जब भी मैं आपको रोड पैटर्न समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हर रोड पैटर्न की क्या फीचर्स थे, क्या ड्रॉबैक हैं, कब किस केस में उसको दिया जाता है, कब किस केस में नहीं दिया जाता। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही रोड पैटर्न हम यूज़ करते हैं। जब हम उसको डिस्कस करेंगे दैट विल बी डिस्कस लेटर, उसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए जो थर्ड रोड प्लान था, थर्ड रोड प्लान के मैं एक जो रोड के कैलकुलेशन के लिए, रोड की लेंथ के कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला पेश किया गया था, एक फॉर्मूला को भी फॉर्मुलेट किया गया था कि रोड का जो लेंथ होती है वो कितनी होना चाहिए, फॉर्मूला उन्होंने बताया था। तो ऐसा क्वेश्चन अभी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को अभी वो पूछ, कोई भी एग्जाम बॉडी व्यापम या एमपीपीएससी या किसी स्टेट में मतलब गेट में तो ये कभी नहीं आ सकता। बट ऐसे एग्जाम्स में जो पुराने पेपर्स को भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनमें कुछ ये चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ एक आइडिया के तौर पे कुछ पूछ ले आपसे कि ये जैसे मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यू पूछ सकता है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितनी होना चाहिए, तो एरिया इन किलोमीटर डिवाइड बाय 50। तो ईजी है वैसे। अभी आप देखो तो ये यहाँ पे पहली बात आपको याद रखना है कि टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी होना चाहिए किलोमीटर में, तो 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन प्लस नंबर ऑफ विलेजेस, या तो ये या तो ये, इसमें से जो भी मैक्सिमम है उसे हम चूज कर लेंगे। 82 इंटू एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नेशनल हाईवे की आपसे लेंथ पूछ सकता है, एरिया इन किलोमीटर डिवाइड बाय 50। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, एस एच का मतलब स्टेट हाईवे, ये पूछ सकता है कि कितनी होनी चाहिए, तो एरिया इन किलोमीटर डिवाइड बाय 50, या ये दूसरा फॉर्मूला होता है, ये मुश्किल है ये पूछे तो। बाकी आपको एक बार आइडिया बस होना चाहिए, और कि आप ऑब्जेक्ट में भी देखें तो फिर ठीक कर पाए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो कभी नहीं पूछेगा ये, तो हम इस बात का वो कर ही सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, देयर इज अ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, लेंथ ऑफ एमआरडी, मतलब कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की क्या लेंथ होना चाहिए वो दिया है।
क्या होता है एमआरडी, क्या होता है एसएच, क्या होता है एनएच, दैट विल डिस्कस लेटर। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वाली स्लाइड में। ओडीआर क्या होता है, विलेज रोड क्या होता है। बस ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है जिसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जब हम इन क्लासिफिकेशन को समझेंगे तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ओडीआर क्या है। और अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कुछ कठिन टर्म है या फिर कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई कि जो NHDP है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें क्या क्या प्रोग्राम है, कौन कौन सी रोड्स बनाई गई हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा भी जा चुका है, शायद एसएससी में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में भी शायद पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना ज़्यादा अवेयर है इन सब चीज़ों को लेके। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि बनाया गया है दिल्ली से लेके मुंबई, जो कि जोड़ता है, मतलब दिल्ली को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, यहाँ चेन्नई को जोड़ता है, यहाँ कोलकाता को जोड़ता है, 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी लेंथ कितनी है, ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, ठीक है। फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से होती हुई जाता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, जिसे पहले NH7 के नाम से भी जाना जाता था, NH, अब इसे NH44 के नाम से जाना जाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से सिलचर, असम के सिलचर पर असम में है। इसके साथ डिफिकल्टीज क्या आती है, जो गुजरात का पोरबंदर है यहाँ पे रेन ऑफ कच्छ भी होता है, काफी जाता है, तो यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। और ये जो रोड है ये यहाँ से कंस्ट्रक्ट होकर कहाँ गई है, सिलचर तक गई है, असम में गई है, जो काफी हिली एरिया है। ये हिली एरिया है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि साउथ वेस्ट कॉरिडोर किस किस को कवर करता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किस किस को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आवाज़ क्लियर आ रही है, बाकी सब कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, और ये जो सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं ये आते हैं कम्स अंडर द, these all the projects comes under the what, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये सारी के सारे टोल टैक्स हैं, टोल रोड है, यहाँ पे टोल देना पड़ता है आपको। ठीक है, टोल टोल रोड है, टोल रोड, यहाँ पे आपको टोल टैक्स देना होता है। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद कोई हम करेंगे इन चीज़ों में। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड, इंडियन रोड को कैसे हमने क्लासिफाइज किया है, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड, टर्शियरी रोड। प्राइमरी रोड में एक्सप्रेस वे आते हैं, हाईवेज आते हैं, एक्सप्रेस वे, हाईवेज वगैरह आते हैं। सेकेंडरी रोड सिस्टम में लाइक MDR, ODR, ODR टर्शियरी में कुछ विलेज रोड्स आते हैं। यहाँ पे विलेज रोड्स जो होते हैं, स्ट्रीट रोड वगैरह होते हैं, वो टर्शियरी सिस्टम में आते हैं। 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब यदि हम बात करें अर्बन रोड यानी कि सिटी रोड का भी क्लासिफिकेशन देखें, सिटी रोड को किस कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, तो आर्टेरी रोड होता है, जो कि वो रोड होती है जहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट काफ़ी तेज होता है। आर्टीरियल रोड, ARTERIAL, ये क्लियर है, आर्टीरियल रोड, ठीक है। आर्टीरियल रोड वो रोड होती है जहाँ पे व्हीकल्स का मूवमेंट काफ़ी तेजी से होता है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती व्हीकल्स को, आपने भी देखा होगा। यहाँ पे कोई शॉप्स नहीं लगाई जाती, कोई पेट्रोल पंप वगैरह ऐसी चीज़ों को परमिट नहीं किया जाता है। यहाँ पे केवल व्हीकल के मूवमेंट को परमिट किया जाता है।
यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से व्हीकल्स चलते हैं, रोड के एक्सीडेंट होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। देन सब आर्टीरियल रोड, मतलब कि नाम से ही पता है, इसका छोटा वर्जन होगा जहाँ पे रिलेटिवली जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, स्पीड थोड़ी सी कम होती है। यहाँ पे थोड़े से शॉप परमिट किए जाते हैं, लाइक एक आध दो शॉप और ये पेट्रोल पंप वगैरह परमिट किए जाते हैं। कलेक्टर रोड वो रोड होती है जहाँ से पैसेंजर्स को सब आर्टीरियल रोड और आर्टीरियल रोड पे लाया जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में शॉप्स को परमिट किया जाता है। यहाँ पे लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता है। लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो व्हीकल का मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो यहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट जो होता है वो व्हीकल की जो स्पीड होती है वो कम होती है। आपने देखा होगा जो कलेक्टर रोड होती है, मतलब बस स्टैंड के आसपास से इन सब चीज़ों को लेके जाते हैं, वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है। फिर लोकल स्ट्रीट जो आपकी कॉलोनीज में होते हैं उन्हें हम लोकल स्ट्रीट कहते हैं। बाकी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR, नेशनल हाईवे तो आपको क्लियर ही होगा। नेशनल हाईवे क्या होते हैं? वो जो हाईवे होते हैं जो कि नेशनल के मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिनमें CPWD, NHAI इनको देखती है वो आते हैं। मतलब वो सब किसके अंडर में आते हैं? वो रोड्स जो होती हैं वो नेशनल हाईवे के अंडर में आती हैं। स्टेट स्टेट हाईवे का जो काम होता है वो दोनों के अंडर में होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको देखती है। MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो डिस्ट्रिक्ट में रोड होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं वो कहलाती हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इन सब के अलावा जो भी छोटी मोटी रोड होती हैं जो पंचायती राज के अंदर में आती हैं उन्हें हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक हम देख रहे थे कि सभी एक्सप्रेस वे चल रहा है, बट प्रधानमंत्री कहाँ, हाँ, तो अभी हमने पुराने सब चीज़ों के बारे में भी देख लिया है कि कैसे रोड का डेवलपमेंट हुआ पिछले समय से लेके आज के समय तक का। बट हम देखेंगे जो आज की मतलब आज के समय में हम कैसे रूरल रोड्स पर ध्यान दें, ग्रामीण रोड्स पर ध्यान दें, उस बारे में भी एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार। वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। तो एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये, किसके अंदर में काम करती है, क्या टारगेट हैं, छोटे बट टारगेट यदि कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे तो दैट वी कैन एबल टू डील विद। ठीक है, इसको बोला जाता है PMGFY प्राइम। इसको पी का मतलब यहाँ पे प्राइम नहीं है, कई बार कंफ्यूजन होता है। पी का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्रधानमंत्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्राइम और प्राइम को काटा भी है। कई बार मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब हम हमेशा प्राइम मिनिस्टर बोलते रहते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार नॉट में भी पूछता है कि, तो इस बात का ध्यान रखना ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसका एम क्या है? इसका एम है विलेज तक रोड को पहुंचाना, मतलब कि गाँव के डेवलपमेंट करना। यदि हम एक आइडिया के तौर पर भी मैं आपको बताऊं तो इनका एक जो लक्ष्य था वो था कि 1000 पॉपुलेशन वाले विलेज तक रोड को बनाना बाय 2003 तक उन गांव तक सड़क की व्यवस्था करवाना था जिनकी पॉपुलेशन 1000 ज़्यादा थी या 1000 थी। और वो जो रोड थी वो कौन सी रोड थी? ऑल वेदर रोड थी। ऑल वेदर रोड ऐसी रोड जो सारे वेदर में रजिस्ट कर जाती है, मतलब सारे वेदर में स्टैंड कर सकती है, सारे वेदर में टूटती फूटती नहीं है। ऐसी कौन सी रोड होती है? ऐसी रोड होती है सीसी रोड। सीसी रोड इस टाइप की रोड होती है, ऑल वेदर रोड जिन्हें कहा जाता है। और इनको जो फंडिंग दी जाती है, इस टाइप की जो रोड्स को फंडिंग दी जाती है वो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है सीसी रोड के जो ग्रामीण PMGSY
के अंतर्गत आने वाली सड़कों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लोकल एरिया के लेबर्स द्वारा ही कराया जाता है, तो दैट उनको रोजगार भी उपलब्ध हो सके। और रोड तो अल्टीमेटली उन्हीं के एरिया में बन रही है, तो उनका एक मतलब डेवलपमेंट भी हो सके, उनके गांव का डेवलपमेंट भी हो सके। सो दैट उनको ये लोकल एरिया वाले लेबर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई काफ़ी नॉमिनल उस पर लेबर के चार्जेस पे। कई कई जिस भी स्टेट के लेबर या जिस भी गांव या एरिया के लेबर की एक्सपोर्ट थे, उन्होंने इस काम को काफ़ी अच्छे से किया। बाकी ये काम बन रहा है, चल रहा है, और अभी इसका जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि हर गांव में, जितना भी गाँव है, हर गाँव में रोड होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए क्लास ओवर से पहले। मैं आपको जो भी हमने आज पढ़ा है उन सब चीज़ों को एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट जो मैं पढ़ा है वो एक कॉम्प्लेक्स में आ जाए आपके पास, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को समझा, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर 5 सब्जेक्ट। क्या इंपॉर्टेंस है, वी को हाई भी करते हैं क्योंकि ऊपर बनाया जाता है, ऊपर बनाया जाता है ताकि इस पर पानी ना आए। कैसे डेवलपमेंट हुआ? रोमन रोड में किया। सबसे पहले रोड में क्या किया था, उन्होंने लेयर्स में दिए थे, कर्व दिया था, बट उन्होंने लार्ज फाउंडेशन दिए थे और लार्ज फाउंडेशन स्टोन भी दिए थे, और कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं दिया था। फिर उसके बाद आया ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्लोप तो दे दिया, क्रॉस स्लोप दिया था, नीचे वाली लेयर में नहीं दिया, साइड बीम दे दी। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, इन्होंने नंबर ऑफ लेयर्स में नीचे भी साइड बीम दे दिया, मतलब क्रॉस स्लोप दे दिया। और फिर जॉन मैकरम आए, जिसे हम पढ़ेंगे जब सीमेंट वाले टॉपिक में। फिर एंशिएंट ये एक कहानी बताई थी, जिसे ऐसे याद रखना जरूरी नहीं है आपको, बट एक आइडिया होना चाहिए, फिर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इंजीनियरिंग में। IITDA को याद रखिए 19, इसका सन यदि पूछा जाए तो 1927। 1927। फिर जस्ट एक साल बाद जयगार कमेटी आई, उन्होंने ये 4 पॉइंट रखे थे, और ये सब उन्होंने उनके जो पॉइंट को, जो जिनकी डिमांड थी उनको पूरा करने के लिए इन बॉडीज का निर्माण किया। उन्होंने अपने करस्पॉन्डिंग काम को किया। फिर उसके बाद 20 ईयर प्लान आए, इनको हमने टेबलर फॉर्मेट में देखा, ये इक्वेशन देखी थी, फॉर्मूला देखा था, हमने गोल्डन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, और कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में भी जानकारी ली। इसको हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डिजाइन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना आपके लिए जानना है ना सर। फिर हमने ये जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली साल क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक पे यहाँ पे कि इसका फुल फॉर्म देखा, और इसका काम क्या है, गांव में रोड पहुंचाना। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टाइप की रोड दी जाती है, ब्रदर रोड दी जाती है, जो कि होती है सीमेंट कॉन्क्रीट की, सीसी रोड। तो एक बार हम टाइमलाइन को डिस्कस कर लें, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन से आपको यहाँ होगा कि इस सन को क्या हुआ, इस सन को क्या हुआ, इस सन को क्या हुआ। तो एक पेज में आपके पास पूरा कवर हो, इसमें शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया होगा, पर ये आपको जानना जरूरी है। 300 BC में सबसे पहले यदि बात करें तो 312 में तो हुआ था रोमन कंस्ट्रक्शन, बट 312 के बाद आएगा 300 BC। आपको पता होना चाहिए कि BC जो कैलेंडर होता है वो उल्टा चलता है। तो 300 BC में कौटिल्य जो थे, कौटिल्य जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने एक मेजर रोड बनवाई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से पटना के लिए। फिर उसके बाद 1940, ठीक है, 40 से 45 तक जो शेरशाह सूरी का पीरियड रहा था, उस दौरान उन्होंने पहली मेजर रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, कलकत्ता से लाहौर तक। अभी उसे प्रेजेंट GT रोड कहा जाता है, NH1 के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अलोंग जो रोड बनवाई थी दिल्ली से लेके कलकत्ता तक इंडियन गवर्नमेंट ने, उसे अभी हम नेशनल हाईवे 1 के नाम से भी जानते हैं, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। फिर 1927 में IITDA बनाया, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। 1928 में एक साल बाद क्या आया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IITDA जयकार कमेटी को बनाया गया। अब देखो 2 काम हो चुके हैं, 27 में हो चुका है एक काम, 28 में हो चुका है, अब 2 साल का गैप होगा, और 30 में आएगा सेंटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा काम करना है, तो यहाँ से 4 साल का गैप होगा, और 4 साल बाद होगा 1943 IRC बनेगा। IRC इंडियन रोड कांग्रेस सेमी गवर्नमेंट बॉडी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। उसके बाद अब 5वां काम करना है, तो यहाँ से 5 साल और ले लो। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा। ये कोई वो नहीं है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये याद करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इसे आप एक बार आप अपने मन से लिख लेना, सो दैट आपको ये याद रहे।
क्योंकि ये फॉर्मूले कुछ नहीं है जिसको आप बार बार यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और अल्टीमेटली आपको तो याद रखना है, किसी भी तरीके से आप याद रखो, एंड दैट्स अप टू यू। देन 1943 में कॉन्फ्रेंस हुई ऑल द चीफ इंजीनियर्स की नागपुर में, जिन्होंने इंडियन रोड क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एनडीआर वगैरह को, और इससे 20 ईयर प्लान की भी शुरुआत की गई थी। तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। यदि किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर 8 तक। यदि ठीक हो तो प्लीज यू कैन आस्क, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? कल हम रोड पैटर्न को पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ रोड को देखेंगे कि रोड के क्या कंपोनेंट होते हैं, कर्व क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, पेमेंट की विड्थ कितनी होती है। ये सब चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को भी हम स्टार्ट करेंगे कि अलाइनमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है रोड का, कैसे सर्वे किया जाता है, कैसे डिटेल सर्वे किया जाता है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी यदि किसी को कोई डाउट हो आज की क्लास में तो आप ये पूछिए, नहीं तो गुड नाइट। क्लास का जो वो है वो ओवर हो चुका है। ओके, लेफ्ट कर दीजिए आप, ताकि मुझे ये चीज़ पता चले कि आपको कोई डाउट नहीं है। यदि कोई बचता है डाउट पूछते हैं तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, कोई भी यदि डाउट होगा तो। चलिए, फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, अभी है, वो पहले की बात है, मैंने वो पहले बताया था, पहले उस नाम से जाना जाता था वो। अभी NH 44 के नाम से है। हो सकता है NH, इसका मुझे एकदम से ये याद नहीं है कि NH 7 अभी क्या है। हो सकता है वो वाराणसी से कन्याकुमारी हो। यू कैन सर्च इट ऑन नेट ऑल्सो, ये google.com पे भी आप देख सकते हैं। ये पहले वो भी था, लॉन्गेस्ट भी था, ऐसा कुछ था इसके साथ। दैट काइंड ऑफ थिंक आप ये गूगल पे भी देख सकते हैं कैसा क्या NH 7 क्या था। ठीक है, चलिए।